दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा रुक जाइए, आज की कहानी सुनिए। अगर अच्छी लगे तो उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है धोखा। मेरी माँ एक सिंगल मदर है। मैंने बचपन से आज तक 19 वर्ष की उम्र तक केवल उनको ही देखा और जाना है, और किसी भी फैमिली मेम्बर को मैं नहीं जानता। वे एक चुस्त दुरुस्त, सुंदर, सबल, आधुनिक, सिद्धांतवादी, साहसी महिला के रूप में मेरे मन में बसी थी। मेरे लिए माँ के वाक्य ब्रह्म वाक्य थे। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वास्तव में कोई कमी थी ही नहीं। आधुनिक सुख सुविधा से सुसज्जित फ्लैट जिसमें 2 बेडरूम थे। माँ की अच्छी खासी सैलरी थी। वे एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। मेरे पालन पोषण के लिए मेरे पिता से भी हमें एक मुश्त धन मिलता रहता था। उन्होंने मेरी माँ को उस समय छोड़ दिया था जब मैं केवल 4 वर्ष का बच्चा था। उनकी एक बेहद धुंधली सी आकृति मेरे जहन में थी। एक दुबला पतला लंबा सा व्यक्ति। जी हाँ, यही मेरे पिताश्री थे। सतीश, नाश्ता खाना सब बना दिया है मैंने। नाश्ता करके कोचिंग चले जाना, वहाँ से आकर खाना खाकर आराम करना। घर पर ही रहना, मैं देर से आऊँगी। ठीक है बेटा। कब तक आएंगी आप मम्मा वापस? 8 बजे तक आ जाऊँगी। तुम कहीं घूमने मत निकल जाना, पढ़ाई करना। वे वापस आई। देखो सतीश, तुम्हें ग्रेजुएशन पूरी करके नौकरी के लिए बेहद ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अरे, नौकरी कहीं रखी है क्या मम्मी? मैं धीरे से ज़रा सा हंस दिया। तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना होगा। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारे लिए लंबी प्रतीक्षा करूं। तुम मेरे लिए प्रतीक्षा करना मम्मी। अभी तो मैं केवल 19 वर्ष का ही हूँ। अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी पड़ी है हम दोनों की। मेरे पास बहस के लिए समय नहीं है। 2 महीने बाद तुम 20 वर्ष के हो जाओगे। तुम्हारी नौकरी और शादी, बस मैं केवल 2 बात ही सोचती रहती हूँ पूरा दिन। पिछले 15 वर्ष से नितांत अकेली मैं किस तरह से एक दूध मुँहे बच्चे को लेकर इस संसार में संघर्ष करती आई हूँ, ये केवल मैं ही जानती हूँ बेटा। तलाक के बाद तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए कोई अपेक्षा करना व्यर्थ था। मम्मी का कंठ भर आया और मैं सचेत हो गया। मैं तुम्हारी परिस्थिति से भली भांति अवगत हूँ माँ। तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा और पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम अपनी सहायता करो बेटा, मेरी नहीं। वे हल्के से बुदबुदाई और बैग उठाकर बाहर के लिए निकल गई। मेरी माँ आज भी युवा और आधुनिका थी। अच्छे पाश्चात्य वस्त्रों, मेकअप और केश विन्यास में वे बेहद सुंदर लगती। यदि उन्होंने जीवन साथी के रूप में किसी को भी पसंद कर रखा है तो मैं कभी उनके मार्ग में बाधक कभी नहीं बनूंगा। स्त्री का अपना एक व्यक्तिगत जीवन है जिसे वह हर किसी से नहीं बांटती है। मुझे यह भली भांति पता था। मैंने सोचा और मुझे लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उठकर अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। रात में माँ देर से घर लौटी। नीचे से उनके हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा, वे धनंजय अंकल के साथ खड़ी थी। बहुत दिनों बाद उन्हें प्रफुल्लित और बेफिक्र देखा था मैंने। धनंजय अंकल उन्हें अपनी कार से छोड़कर वहीं से नीचे से चले गए। वे मम्मी के अच्छे खासे मित्र थे। यदि वे दोनों जीवन यापन करते तो मुझे कोई आपत्ति ना थी। मम्मी क्यों एक ऐसे व्यक्ति के लिए ताउम्र अकेली रहे जो उन्हें मझधार में एक छोटे बच्चे के साथ अकेला छोड़कर भाग गया। मैंने सोचा और लापरवाही से कंधे उचकाए। माँ अंदर आ गई थी और कहा, सतीश, कैसा बीता दिन तुम्हारा बेटा? उन्होंने मुझे गले लगाया। अच्छा रहा माँ, आप बताइए? बस ठीक ठाक ही था। अरे यसु, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों बैठे हो? आपकी मुश्किल आसान कर रहा हूँ। देखिए, मैंने राजमा चावल बनाया है, साथ में नींबू वाला प्याज और रायता भी। अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा होशियार हो गया है, कितना समझदार हो गया है। लेकिन मैं तो खाना खा कर आई हूँ। ओह, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो मुझे बताया ही नहीं। कम से कम फ़ोन करके मुझे बता देती। मैं निरुत्साहित हो गया। सॉरी बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल इसे ज़रूर खा लूँगी लंच पर। मैं अकेले राजमा चावल खाते गुनगुनाती प्रसन्न मम्मी को देखता रहा। मुझे अपनी मम्मी में अपनी जान दिखती थी।
मम्मी धनंजय अंकल के साथ घूमकर लौटने के बाद बेहद प्रसन्न रहती थी। मेरे लिए मम्मी अकेली क्यों रहे भला? उन्हें भी खुश रहने, सजने संवरने और जीवन के अन्य आनंदों का भागीदार होने का पूरा पूरा हक है। क्यों एक अकेली स्त्री को बच्चों, परिवार के कारण अपने व्यक्तिगत प्रसन्नता से समझौता करना पड़ता है? हर व्यक्ति उससे ही क्यों एक त्यागमयी नारी बनने की अपेक्षा करता रहता है? मैं मम्मी के बारे में अक्सर सोचता कि किस प्रकार उन्हें एक बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी दी जा सके। यद्यपि वे किसी भी प्रकार से पीड़ित, शोषित ना थीं। आर्थिक रूप से हम समृद्ध थे, मन मर्जी के मालिक थे। मम्मी ने भी कई प्रकार के किटी क्लब व सामाजिक संस्थाओं से स्वयं को जोड़कर रखा था। वे पूरा दिन काफ़ी बिजी रहती थी। फिर वे बिंदास भी थी। धनंजय अंकल के साथ बिना किसी संकोच के अकेली घूमती फिरती थी, किंतु फिर भी वे तो अकेली ही थी। एक दिन उनका मूड अच्छा देखकर मैंने उनसे बात करनी चाहिए और कहा, मम्मी, आप अकेले ही सारे दायित्व का निर्वाह करती हैं। क्या ऐसा संभव नहीं कि आप एक से दो हो जाएं? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? वे बुरी तरह से चौंक गई। क्यों? इसमें कैसी शर्म मम्मा? यदि पुरुष तलाक के बाद दूसरी शादी करने को स्वतंत्र है तो स्त्री क्यों नहीं? मम्मी कुछ देर मुझे नज़रों से लगातार तौलती रही, फिर बोली, तुम धनंजय के बारे में तो नहीं कह रहे हो? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा था मम्मा। मैं केवल आपके अकेलेपन के साथी की बात कह रहा था, जिसके साथ भी आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। तुम बड़े हो गए हो, अपने ढंग से सोचते हो, लेकिन बेटा, इस दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मैं ऐसी ही ठीक हूँ। लेकिन क्यों मम्मा? आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो विवाह क्यों नहीं कर सकते आप? सतीश, तुम जल्दी से जल्दी अपने पैर पर खड़े होने के बारे में सोचो बेटा। मेरी चिंता छोड़ दो, मेरा जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन क्यों? बताइए ना मम्मी, मुझे बताइए आज आप। मम्मी कुछ क्षण विचित्र निगाहों से मुझे ताकती रही, फिर बोली, यदि मैं दूसरी शादी कर लूं तो मुझे इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा और जो मासिक 40,000 की निर्वाह राशि भी मिलती है वह भी बंद हो जाएगी। मम्मी चुनौतीपूर्ण अंदाज से मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को भांपती रही, किंतु मेरे चुप रहने पर अपने कामकाज में फिर से व्यस्त हो गई। उस दिन के बाद मम्मी मुझसे पूरी तरह से खुल गई थी। धनंजय अंकल के बारे में बेबाकी से बात करने लगी। कभी कभी उनके साथ दूसरे शहर की यात्रा भी कराती थी। उनका हमारे घर में दखल बढ़ने लगा, किंतु मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता था। मेरे लिए माँ का सुख संतोष ही सबसे बड़ी बात थी। फिर मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया। रात दिन कठिन परिश्रम किया और लगनपूर्वक अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट गया। दोस्तों और मनोरंजन को दरकिनार कर दिया था मैंने। मौज मस्ती से एक निश्चित दूरी बना ली थी और अंततः मैं अच्छे से पूरी तरह से सफल हुआ। मैंने मात्र 4 वर्ष के अंदर में ग्रेजुएशन करके कोचिंग के द्वारा बैंकिंग के कई एग्ज़ाम दिए और राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग इलाहाबाद में हुई थी। माँ बेहद उदास थी। मेरी पैकिंग करते करते मुझे तरह तरह के निर्देश दिए जा रही थी। मैं आधी बातें सुन रहा था, आधी नहीं। मैं रोमांचित था, उत्साह से लबरेज था। अपने पैर पर खड़ा होने का आनंद ही कुछ और होता है। आज रात की ट्रेन थी। मम्मी भी मेरे साथ आना चाह रही थी, किंतु घर और स्कूल का भी उनके ऊपर दायित्व था। उन्हें मैंने मना कर दिया। शुरू में सप्ताह भर होटल में रहने की मेरी योजना थी। फिर बैंक कर्मियों के सहयोग से किराए का घर लेना या फिर पेइंग गेस्ट बनकर रह जाऊंगा, यही मेरी प्लानिंग थी। कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर घर में प्रवेश किया तो माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वे अंकल से कह रही थी, जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा भयभीत थी वह सब कुछ अब होने जा रहा है। वह उसी शहर में जा रहा है जहाँ उसके पिता सालों से रहते हैं। अरे, उसे कुछ भी पता नहीं है कि वे कहाँ रहते हैं, ना मोहल्ले और कॉलोनी की ही जानकारी है। तुम खामखा घबरा रही हो, डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी कभी कहीं उनसे भेंट हो जाए तो पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को? सतीश की अपने पिता में कोई रुचि बाकी नहीं है, अन्यथा तुमसे उनके बारे में वह ज़रूर पूछता, लेकिन उसने आज तक कोई बात नहीं पूछी है तुमसे। क्या पता खून उबाल मारता है धनंजय।
मुझे बेहद डर लग रहा है। मैंने ज़्यादा नहीं सुना, बस आवाज़ करके अंदर आ गया। मुझे देखकर उन्होंने दूसरी बातें करनी शुरू कर दी। पहले विषय पर पूर्ण विराम लग गया, किंतु मेरे मन में अचानक से न जाने क्यों खलबली मच गई। पापा इलाहाबाद में रहते हैं? वर्षों पुरानी एक विस्मृत तस्वीर जहन में कौंध गई। बेचैनी सी होने लगी थी मुझे। रात जब मम्मी मेरे रास्ते के लिए खाना बना रही थी, तब चाबी लेकर मैंने चुपके से उनकी अलमारी खोली। लॉकर में उन स्थानों की छानबीन की जहां मम्मी अपने खास पेपर्स रखती थी। थोड़ी मुश्किलात के बाद पिताजी की फ़ोटो, फ़ोन नंबर और पता सब कुछ मिल गया। मैंने तुरंत उसे अपने जेब के हवाले किया। अचानक एक पेपर पर मेरी नज़र अटक गई और मैं हैरान होकर बुरी तरह से हतप्रभ रह गया। वह मम्मी और धनंजय अंकल की कोर्ट मैरिज की प्रतिलिपि थी। मैं हैरानी से वहीं पर खड़ा था। तभी मम्मी आ गई। मेरे हाथ से चाबी लेकर बोली, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अलमारी क्यों खोली है तूने? मेरी नई पीली वाली शर्ट नहीं मिल रही थी मम्मा। मैंने जल्दी से अचानक बहाना बना दिया। तुम्हारी अटैची में ऊपर ही रख दी है मैंने, वहीं पर जाकर देखो। अच्छा देखता हूँ। मैंने पलट कर जाते हुए देखा। मम्मी अपने कागज़ पत्र संजो रही थी और फिर उन्होंने अलमारी फिर से बंद कर दी। स्टेशन पर मम्मी सुबकने लगी। मैं पहली बार उनसे अलग होकर कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझाया। ट्रेन अब चल पड़ी। रोती माँ को धनंजय अंकल ने अपनी बाहों का सहारा दिया और उन्हें लेकर स्टेशन के बाहर चल पड़े। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। मैं निश्चित होकर टेक लगाकर बैठ गया। मम्मी अकेले नहीं थी, लेकिन अंतर्मन में कुछ दरक सा गया था। मैं अब उतना खुश नहीं था। अपने जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने मुझसे छुपा कर रखी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इलाहाबाद अब प्रयागराज एक छोटा ब्रिटिश ऐतिहासिक इमारतों वाला गंगा के तट पर बसा पारंपरिक नगर है। सिविल लाइन स्थित होटल बहुत महंगा नहीं था। मैं बैंक आने लगा। लोग अच्छे थे। सप्ताह भर में फ्लैट मिल जाने का आश्वासन भी मिल गया था। रात में प्रतिदिन मम्मी घंटों मुझसे बातें करती। दिन भर का ब्यौरा लेती। मैं उनसे बात करते करते वहीं पर सो जाता। आज पहला रविवार था। मुझे देर तक सोने की आदत बिल्कुल नहीं थी, किंतु मेरी आंखें देर से खुली। चाय पीते पीते मैंने वे पेपर निकाले जो मम्मी की अलमारी से मैंने चुराए थे। पता देखा और पिता की तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। दुबले पतले प्रभावहीन व्यक्ति जो किसी भी रूप में मेरी सुंदर माँ के योग्य नहीं थे, किंतु उन्होंने एक छोटे से बच्चे के साथ उन्हें घर से निकाल दिया था, तलाक दे दिया था। मेरी माँ बेसहारा पुत्र के साथ न्याय की आस में संघर्ष करती रही और अंत में कोर्ट के द्वारा बच्चे की परवरिश के लिए गुजारा भत्ता और एक फ्लैट ले लिया था। माँ को ठौर मिल गया था। बाद में वे भी नौकरी करने लगी थी। जिंदगी ठिकाने लग गई थी। इनसे मिलना होगा। वर्षों पुराना हिसाब चुकता करना है। मैं मन ही मन बुदबुदाया। नहा धोकर नाश्ता किया और टेम्पो करके अल्लाहपुर बागंबरी गद्दी की ओर चल पड़ा। ठीक स्थान पर मैं पहुंच गया। पुराने पारंपरिक ढंग से बने हुए मकान एक साथ कतार में खड़े थे। वह एक पुराना आलीशान बंगला था, लेकिन रख रखाव के अभाव में पूरी तरह से विदीर्ण हो चला था। वर्षों रंग रोगन का मुंह नहीं देखने वाला बंगला बेतरतीबी से उगे पौधों और कुछ वृक्षों वाले एक घने बगीचे से घिरा हुआ था। मुझे बेहद विचित्र अनुभूति हो रही थी। मैंने साहस करके बेल बजा दी। आज रविवार है, ज़रूर घर के सभी लोग एक साथ वहीं पर होंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि घर पर कौन कौन है। ज़रूर मम्मी से संबंध विच्छेद के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली होगी और उनके बच्चे वगैरह भी होंगे। कई मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सामने पापा ही खड़े थे। लंबे दुबले पतले रुग्ण, कुछ उदासीन से लग रहे थे। शेव बड़ी हुई थी। पाजामा कुर्ता पहने वे कहीं से भी मेरी सुंदर माँ के समकक्ष नहीं लग रहे थे। कौन हो तुम बेटा? पापा के चेहरे पर जिज्ञासा उभरी। मैं सतीश हूँ, श्रीमती शीतल मल्होत्रा का बेटा। अरे सतीश, मंटू बुलाता था मैं तुम्हें। अंदर आओ बेटा। एक वीरान चेहरे पर जैसे बाहर आ गई। माँ देखो, मंटू आया है। मैं अंदर आ गया। घर में सब कुछ था, लेकिन गृह स्वामिनी की उदासीनता से सब बिखरा और असंयोजित था।
पापा जैसी दुबली पतली दादी भी थीं। व्हीलचेयर पर बैठे दादाजी के भी दर्शन हुए। सब मुझे देखकर बहुत खुश थे, किंतु बेजान से थे। घर, वातावरण, घर के सदस्यों के चेहरे पर स्थायी वीरानी छाई हुई थी। मैंने इधर उधर देखते हुए प्रश्न किया, और कौन कौन है इस घर में? हम 3 ही हैं बेटा इस घर में। माँ को छोड़ने के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की? मेरे स्वर में तल्लक ही थी। नहीं, किंतु मैंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा था बेटा। माँ, आप मंटू के साथ बैठिए, मैं इसके लिए चाय बना कर लाता हूँ। पापा किचन में चले गए। 2 जोड़ी वृद्ध असहाय एकटक देखती भेदती आंखें, वे निगाहें जैसे मेरी आत्मा में उतरती जा रही थी। मुझे लगातार बेचैनी सी हो रही थी। अचानक दादी ने पूछा, तुम्हें शीतल ने यहाँ आने से नहीं रोका? उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। कैसी है वह, और तुम क्या कर रहे हो आजकल? वर्षों बाद तुम्हें देखकर हम सबको बहुत खुशी हुई है। तुम्हारे दादाजी पक्षाघात के शिकार हैं, इसलिए ठीक से बोल नहीं पाते। हम सब ने तुमसे मिलने की आस छोड़ दी थी बेटा। दादी, मुझे बैंक में जॉब मिल गई है, यहीं आपके शहर में रहता हूँ। माँ ने बहुत कष्ट उठाए, अकेले मुझे पाला पोसा अपने साहस और सामर्थ्य से। आप सबने भी तो कोई खोज खबर नहीं ली थी। वैसे मम्मी ठीक है। दादी चुपचाप मुझे देखती रहीं और फिर बोली, शीतल ने कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि तुम्हारे पिता यदि तुमसे मिलने की कोशिश भी करेंगे तो वह उन पर केस कर देगी। क्यों? मैं व्याकुल हो गया। तुम्हारी माँ ने कोर्ट से ऑर्डर लिया था। उसने तुम्हारे पिता को खतरनाक, मानसिक रोगी और हिंसक बताया था। उसने बताया कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को मानसिक, शारीरिक रूप से भयंकर प्रताड़ना देते हैं। उसने डॉक्टर धनंजय की झूठी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज की थी, जिसमें तुम्हारे पिता के शारीरिक, मानसिक दशा का भी वर्णन है। दादी अनवरत बोल रही थी, दुखी होकर। दादी, आप यह सब क्या मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रही हैं मेरी माँ का चरित्र हनन करने के लिए? मैं क्यों झूठ बोलूँगी? सब सच है। तुम्हारी माँ ने केवल फ्लैट और रुपयों के लिए मेरे सीधे साधे पुत्र से शादी की थी। उसका डॉक्टर धनंजय से विवाह पूर्व का ही रिश्ता था, यह सब लोग जानते हैं। रूप रंग में सीधे साधे मेरे बेटे से उसकी पटरी नहीं बैठी, वह उसे रास नहीं आया, सो झूठी कहानियाँ गढ़कर उसने तुम्हारे पिता से संबंध विच्छेद कर लिया। तुम्हारे भरण पोषण के लिए मोटी रकम और फ्लैट का आवेदन भी किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मेरे बेटे ने खुशी खुशी दे दिया। पापा ने कुछ नहीं कहा। मैं पूर्ववत व्यग्र होकर बोला। दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का ऐसा भय तुम्हारी माँ ने मेरे डरपोक बेटे को दिखाया कि वह वैसा ही करता गया जैसा वह कहती गई और जैसा वह चाहती थी। मैं निःशब्द वहीं पर बैठा रह गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादी क्या कह रही हैं। आज 35,000 रुपये में तुम्हारे पिता हम पति पत्नी का पालन पोषण कर रहे हैं। स्वयं खाना बनाता है, खिलाता है, नौकरी करता है, सामान दवा आदि लाता है। गुरुत्वदायित्व के कारण ना कहीं आता जाता है, ना मित्रों को अपने घर बुलाता है। कारावास की सज़ा भुगत रहा है तुम्हारा बाप, ना किए गए अपराध का दंड झेल रहा है। दादी धीरे धीरे सिसकने लगी ताकि पापा उन्हें ना सुन सके। मैं हैरान होकर वहीं पर बैठा था। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं दादी को दिलासा देता। मैं तुम्हें सब कुछ बताया क्योंकि तुम्हारे पिता अपने मुंह से तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। दादी ने वार्तालाप में पूर्ण विराम लगाया क्योंकि पापा ट्रे में खाने का बहुत सारा सामान लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे। माँ की आंखों में आंसू देखकर उन्हें धीरे से डपटा। पिता को अपने हाथ से कॉफ़ी, ब्रेड बटर खिलाया, उनका मुंह पोंछा और जुट गए मुझे इसरार से खिलाने। मिठाइयाँ, पकौड़ियाँ, पापड़, चिप्स, ब्रेड बटर और भी जाने क्या क्या। मैं आंखों में आंसू भरे सब खाता रहा। पेट भर गया तब भी। बहुत देर बाद मैं आने के लिए उठा। बारी बारी से सबके पैर छुए। वे निःशब्द आंखों से आशीर्वाद देते रहे। मैं बोला, पापा, मैं आज से यहीं आकर रहूँगा आप सबके साथ। शाम को ही होटल से सारा सामान लेकर आता हूँ। बेटा, तुम्हारी माँ इसका विरोध करेंगी, नाराज़ होगी, हम फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। पापा धीरे से बोले। कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें।
हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक जाने की इस भावना के वशीभूत होकर मैं उनसे ज़ोर से लिपट गया। उन्होंने भी मुझे बाहों में भींच लिया। भरे मन से मैं वहाँ से लौटा। सामान पैक करते हुए मैंने कई निर्णय लिए। एक कार करके सामान पापा के पास जाना था। तभी वहाँ पर अचानक से मम्मी का फ़ोन आ गया। सतीश, तुमने आज फ़ोन नहीं किया बेटा? हाँ मम्मा, मैं ज़रा व्यस्त था, सुबह पापा से मिलने गया था। क्या? तुम्हें उनके घर का पता कैसे मिला? तुमने मुझसे पूछे बिना वहाँ जाने का साहस कैसे किया? क्यों मम्मा? क्यों नहीं जा सकता? मम्मी ज़ोर से चीख पड़ी। वे क्रोधित थी। वह सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप बताइए, आप इतने वर्ष कितनी बातें मुझसे छुपा कर रखी हैं आपने? उन पर आप शोषण प्रताड़ना का आरोप लगाती रहीं। मुझे बताया पापा ने आपको तलाक दिया, जबकि इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। यह सब कहानी तुमने किसने सुनाई सतीश? सब झूठ है। तो सच क्या है, बताइए ना मम्मी। क्या आप और धनंजय अंकल विवाह पूर्व ही एक दूसरे के नज़दीकी मित्र नहीं थे? पापा से शादी के बाद आपको लगा कि इतने सीधे साधारण व्यक्ति के साथ आपका गुजारा संभव नहीं, तो आपने संबंध विच्छेद के लिए उन पर झूठे आरोप लगा दिए। फ्लैट और निर्वाह राशि के लिए कोर्ट में आवेदन कर लिया। सब कुछ आपकी योजनानुसार हुआ। बस गड़बड़ यह हुआ कि सारी सच्चाई अचानक से मेरे सामने आ गई। तुम्हें झूठी मनगढ़ंत बातें बताई गई हैं सतीश। झूठ सच का फ़र्क कर सकता हूँ मैं मम्मा। पापा ने अपने मुंह से एक शब्द आपके विरुद्ध नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ जान गया हूँ। आपने अंकल से चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि इस रिश्ते को जब जाहिर करने पर आपको अनुबंधित राशि नहीं मिलती। उधर सन्नाटा छा गया। मम्मी एक बार की चुप हो गई। खैर छोड़िए मम्मी, आप अंकल के साथ सुखपूर्वक रहिए। आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बेटे का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा, किंतु अभी मैं पापा के पास जा रहा हूँ। उनको, मेरे वृद्ध बीमार दादा दादी को मेरी ज़रूरत है। सतीश, तुम इस तरह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप अकेली कहाँ हैं मम्मा? अंकल है ना आपके साथ, धनंजय अंकल। मैं भी आता ही रहूँगा। माँ है आप मेरी आखिर, कैसे भूल सकता हूँ मैं? सतीश, याद रखना, मैंने कोर्ट से तुम्हारी कस्टडी ली थी, जिसमें तुम्हारे पिता से तुम्हारी एक निश्चित दूरी तय थी। तुम्हें पाने के लिए पुनः मैं कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाऊंगी। तुम्हारे पिता फिर से मुश्किल में पड़ जाएंगे। मम्मी, आप मुझे धमकी दे रही हैं? याद रखिएगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। 25 वर्ष का हो गया हूँ। अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रह सकता हूँ, मम्मी के पास या फिर पापा के पास। कोर्ट में आपके फरेब का पर्दाफाश कर सकता हूँ मैं। उस ओर पुनः खामोशी छा गई। कुछ देर बाद मम्मी की सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, मुझसे भूल हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दो, वापस लौट आओ मेरे पास। आऊँगा मम्मी, लेकिन पिता के प्रति भी मेरा कुछ दायित्व है। उन्हें निभाने के बाद पापा अब आपको निर्वाह राशि नहीं भेज पाएंगे। बहुत आर्थिक कष्ट उठाया है उन्होंने। उनके बोझ को कम करने जा रहा हूँ। आपको और धनंजय अंकल को नए जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। टैक्सी दरवाजे पर आ गई थी। सारा सामान लाद कर मैंने फ़ोन से पापा को सूचित किया। पापा, मैं घर आ रहा हूँ। रात का खाना हम एक साथ खाएंगे। आओ बेटा, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पापा ने बेहद उत्साहित स्वर में कहा। मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे चेहरे पर संतोषपूर्ण मुस्कुराहट फैल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और वायदे के मुताबिक अब आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।